नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट लाइव की इस विशेष श्रृंखला विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कोंकणा गोस्वामी। कोविड महामारी से जूझते हुए देश के साधारण जनजीवन को वापस पटरी में लाना किसी चुनौती से कम नहीं। देश के अन्य सामाजिक आर्थिक विषयों के साथ उन क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी विशेष संज्ञानात्मक महत्व देना बहुत जरूरी है। संविधान के प्रावधानों में भी युवा पीढ़ी के बीच, छात्राओं के बीच ज्ञान और शिक्षा की प्रवाह को प्रवाहमान करके रखना, उसको बरकरार करके रखना फंडामेंटल ड्यूटी, सरकार की तरफ से फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि उनके मूल कर्तव्यों में से माना जाता है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से खास पहल की जा रही है। जनवरी 1 से कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए, इस नए नॉर्मल को, इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करते हुए, इसे स्वीकार करते हुए स्कूलों को, पाठशाला को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्ना सिंह जी, एक्स प्रिंसिपल, हिंदुस्तान केंद्रीय विद्यालय, प्रशिक्षक है, एंटरप्रेन्योर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गीता दत्त बरुआ, प्रिंसिपल, श्रीमंत शंकर देव एकेडमी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन अग्रवाल जी, ओनर प्रोप्राइटर शेमरॉक स्कूल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में संगीता दत्त जी, मनोरोग विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ेंगे। और शोभन कुमार मेधी, प्रेसिडेंट गार्जियंस एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ेंगे। और रामेश्वर शर्मा जी, CRCC असम शिक्षा विभाग, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मुद्दे को, इस विश्लेषण को हम शुरू करेंगे एक इंट्रोडक्टरी कमेंट के साथ, एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया के साथ, क्योंकि सरकार की तरफ से ये पहल लिया गया है। जनवरी 1 तारीख से कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए स्कूलों को, पाठशालाओं को खोला जाएगा। इसमें शिक्षकों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से और अभिभावक की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसी प्रतिक्रिया है, कैसी प्रस्तुति है, तैयारी कैसी है, इस पर हम उनकी टिप्पणी, उनकी अभिव्यक्ति ज़रूर लेंगे। लेकिन इससे पहले रत्ना सिंह जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से ये पहल लिया गया है, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे? क्योंकि सकारात्मक तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे चुनौतियां भी हैं। रत्ना सिंह जी। धन्यवाद कंकना। और ये बहुत अच्छा एक आपने विषय चुना है, क्योंकि जो हम ये पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, जो हमारी लॉकडाउन हुई हैं और कोविड के प्रोटोकॉल्स के नियम अनुसार हम जब स्कूल्स को खोल रहे हैं जी, तो आज हमारे मन में बहुत उत्सुकता है, पेरेंट्स के मन में बहुत उत्सुकता है। मैं एक अभिभावक भी हूँ, उस हिसाब से मेरे मन में भी उत्सुकता है और बच्चों के मन में भी बहुत उत्सुकता है। तो आज हम हर एक पहलू से मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर में गौर फरमाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पहलू के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। आज यदि शिक्षा विभाग को सोचना है या काम करना है या सरकार खोल रही है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि सबसे पहला पहलू जो है वो हमारे बच्चों का पहलू है। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस मानसिकता से गुजर रहे हैं। आज करीब 8 महीने का लॉकडाउन है और हमने अपने जीवन में, और पवन जी भी शायद ये हैं, इन्होंने भी ऐसा पेंडेमिक कभी नहीं देखा होगा ना, इन्होंने लॉकडाउन ऐसा देखा। हमारे साथ सीनियर गीता मैडम भी हैं, हमने कभी ऐसा पेंडेमिक देखा नहीं। और 1920s में, 29 में ये ऐसा कुछ पेंडेमिक आया था, जो साल भर, लगभग साल भर हम बंद हैं। आज हम मार्च से लेके दिसंबर तक बंद हैं और इस बंद में हमारे बच्चे जो स्कूल जाते थे, रेगुलर मॉर्निंग टिल इवनिंग वो लोग स्कूल जाते थे, आज वो बच्चे घर में सिमट गए हैं। और वो सिमटे अकेले नहीं हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं जो डिप्रेशन में आ गए हैं और बच्चे उनको देखकर और डिप्रेशन में आ गए हैं। सो ये माहौल से निकाल कर हम 7-8 महीने के बाद हम स्कूलों को खोलेंगे। हमारी सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों की स्थिति समझने की, उनकी मनोव्यवस्था समझने की, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। क्योंकि वो हर दिन स्कूल जाते थे, सिर्फ सैटरडे या संडे ही छुट्टियां होती थी। लेकिन 8 महीने के विराम के बाद उन बच्चों को हम फिर से स्कूलों में स्वागत करेंगे, हम फिर से उनको नियम में ले आएंगे, टाइम टेबल में ले आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी स्कूलों के लिए। साथ में स्वस्थ बच्चों को हाइजीन सिखाना, बच्चों को दूरियां सिखाना, बच्चों को मास्क पहनना सिखाना, बच्चों को ये सिखाना कि हम तो अभी तक सोशलाइजिंग करते थे स्कूलों में आकर, अब हमें डीसोशलाइजिंग करना पड़ेगा कि दूरी बना के बैठनी है। लेकिन जीवन तो चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजेस हैं, बट मुझे लगता है पॉजिटिवली यदि गार्जियन, अभिभावक,
बच्चे और हमारी स्कूल की व्यवस्था, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल जैसे गीता मैडम जैसे लोग हैं, पवन जी जैसे लोग हैं मैनेजमेंट के, यदि सारे अभिभावक, गार्जियन, स्कूल मैनेजमेंट मिलकर यदि बच्चों के लिए ये स्थिति थोड़ी सी सामान्य कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे फ्यूचर जो बच्चे हैं वो बहुत खुशी खुशी स्कूल लौटेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले मैं एक शादी में गई थी, मुझे एक बच्चा मिला, वो क्लास 8 का था। वो कहता मैम स्कूल नहीं खुलने से भी चलेगा, हम लोग घर में अब आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए ये बच्चों की मनोस्थिति 2 दिन में 3 दिन में बदल जाती है क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल होता है उनका माइंड। ये फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज करके वापस उनको प्रोटोकॉल की स्थिति में लाकर उनको पेंडेमिक वाली आफ्टर पेंडेमिक की स्थिति लाकर उनको स्कूलों में पढ़ाना और ये उनका बहुत फोकल पॉइंट yes, it's a big challenges for the administration and I think the government also and I think the government will always win it. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंट्रोडक्टरी कमेंट के लिए। डॉक्टर गीता दत्त बरुआ मैडम जी, आपसे लेंगे शिक्षकों का पक्ष, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली शिक्षकों के साथ आप संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में भी हैं, मैनेजमेंट का डिसीजन भी कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ता है। तो किस तरह की तैयारी है और किस तरह की प्रस्तुति है और मानसिक प्रस्तुति कितना है, क्योंकि फील्ड लेवल में जैसा कि रत्ना सिंह जी ने कहा, फील्ड लेवल में, ग्राउंड लेवल में, हर लेवल में कोऑर्डिनेशन बरकरार रखना शिक्षकों के बीच, अभिभावकों के बीच और छात्राओं के बीच बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। Actually, during this pandemic period, we have observed that the parents, the teachers, and the students, all of them are working together. Pros and cons will be there everywhere. And now the parents, the society, the students, teachers, everyone is adapting to this new method. And very close interrelationship has been developed in between the teachers and the students. And moreover, nowadays the parents are also providing quality time to their students. This is one Because of the of education through online positive platforms? effects of pandemic, this unprecedented situation, that the parents are now free, so they are providing quality time to students. As a result, we are observing some positive development in the kids also. Sending students to school is a part of socialization, isn't it? Yes, yes. So if the school reopens from January, if everything goes well, then if you allow, I can tell my planning. Definitely. Yeah, Please. we have 5 sections in every class. So at present I'm planning like that I shall call once in a week a particular section. Supposing from 1 to 12, only a section students will come to school. We will be having 5 different rooms. The teachers will be able to look after them. And then the next week, section B will be joining them. Yeah. And the rest of the students, they will be staying back at home. The other teachers, free teachers, they will be taking online classes from the school. At present, we are planning like that. So it's a hybrid orientation between online classes and actually classroom teaching. Yes, they will get some amount of vibe. It's commendable, Geeta Madam ji. Thank you so much for your introductory insight on this. इसी के साथ हम पवन अग्रवाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोरोग विशेषज्ञ संगीता दत्त जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे मनोस्थिति के बारे में, लेकिन उससे पहले पवन अग्रवाला जी, आप सामाजिक विश्लेषक रहे हैं। इस पूरी परिस्थिति को, इस पूरी चुनौतीपूर्ण जो परिस्थिति है, उसका आप किस तरह से विश्लेषण करेंगे? अब तक आपने सुना कि टीचर्स के बीच, शिक्षकों के बीच, प्रशासन के बीच, अधिकारियों के बीच, छात्राओं के बीच और अभिभावकों के बीच एक फील्ड लेवल की, ग्राउंड लेवल की कोऑर्डिनेशन और डेली बेसिस में कंसिस्टेंटली एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे? थैंक्स कंकना जी। मैं आज सेमरॉक स्कूल ये कर रहा हूँ, तो सेमरॉक प्ले स्कूल है जी। तो ज़्यादातर मैं बच्चे की बातें करूँगा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है एजुकेशन सेक्टर जो कोविड से। 100 करोड़ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 700 करोड़ पॉपुलेशन, 100 करोड़ बच्चे हैं स्टूडेंट जो मार्च से घर में बैठे हैं। और इसके बीच में अभी ऑनलाइन क्लासेस, हम जैसे अभी ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं काफ़ी, पर मैं जो देख रहा हूँ ऑनलाइन ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए ऑनलाइन ठीक है, 8, 9, 10, पर प्ले स्कूल जो है बच्चे मोस्टली यूजिंग द इंटरनेट। उनको जो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करेगा तो इंटरनेट 2 चीज़ होते हैं, एक एजुकेशन भी होता है, एक एंटरटेनमेंट भी होते हैं जी। तो बच्चे ज़्यादा इंटरनेट में जाते हैं तो
उनको एक मानसिक शारीरिक स्टैग्नेंसी एक्सप्रेशन भी जा सकते हैं बच्चे। जी जी। तो जब तक पॉसिबल नहीं था हम लोगों, जैसे जब तक कोविड इतना स्ट्रांग था तो जब तक हम लोग ऑनलाइन करना ही था, पर जब अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक जो SOP है गवर्नमेंट के मेंटेन करके खुलने से पेरेंट्स को अलाउ करनी चाहिए बच्चों को। घर में बच्चे को खाली पढ़ाई जरूरी नहीं है, बच्चे को स्कूल से आने से उनकी काफ़ी कुछ सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, एम्पैथी जो बच्चे सीखते हैं, तो ओनली लर्निंग टीम वर्किंग जो बच्चे को खाली लर्न करना स्कूल के लिए आना नहीं होता है, जो हम लोग ऑनलाइन में सीखेंगे, जो बच्चे के साथ दोस्ती बनते हैं, कैसे दूसरों को प्यार करना है, ये सब चीज़ हम लोग स्कूल में सीखते हैं बच्चे। तो वो चीज़ मिसिंग हो रहा है अभी। सोशल स्किल्स और कम्युनिटी स्किल्स के बारे में आप बच्चे घूमते हैं पैदल, उनको जो वॉक होता है स्कूल में आते हैं, रन्स होते हैं, ये होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी होते हैं, मेंटल ग्रोथ भी होते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ ये जो एक तरीके से खुलने वाला है, अगर हर स्कूल एक स्टैंडर्ड जो होता है ना, जैसे हाइजीनिक होता है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग, पूरे स्कूल को अपना वो करके सैनिटाइज करके, बच्चे को कमती करके डिवाइड करके, तो पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हायर एजुकेशन जो है दे कैन गो फॉर ऑनलाइन ऑल्सो टिल मार्च। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए रेगुलर स्टडी जी ऑनलाइन क्लास उनके लिए जरूरी था, उसमें पॉसिबल नहीं था तो ठीक है, पर अब जो हर जगह चाइना, कोरिया, जापान, एवरीवेयर दे आर ओपनिंग द स्कूल्स जी। उनको देख के हम भी उनकी कैसे लोग खोल रहे हैं उनको सीख के हम लोग भी अगर खोलते हैं तो आई थिंक दिस इज नॉट एनी प्रॉब्लम। जरूर, इस पे देश के दूसरे प्रांतों में भी क्या हालत है इसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इस यहाँ पे बारंबार ऑनलाइन एजुकेशन मोड के बारे में और उसके जरिए बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मनोस्थिति पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा, उसके बारे में हम जानने के लिए संगीता दत्त जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, जैसा कि पवन अग्रवाला जी ने कहा और उनके वक्तव्य के साथ सामंजस्य बनाते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी और ये हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन जो मोडस ऑपरेंडाई है वो बहुत ज़रूरी है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन की वजह से बच्चों पर मानसिक प्रभाव क्या है। एक तरह से देखा जाए तो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उस प्रभावित हुआ है क्या? संज्ञानात्मक जो क्षमता है बच्चों की। बिल्कुल हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस जो है कोविड-19 जो महामारी है उसके वजह से ही हम लोगों ने शुरू की थी, जिस तरीके से ये शुरू हुई थी जी। तो पिछले 7-8 महीनों से जैसा चल रहा है, और सबसे शुरुआत में तो मैं बोलना चाहूँगी कि खुशखबरी है कि स्कूल्स आर रीओपनिंग। स्कूल्स फिर से नॉर्मली शुरू होने वाले हैं। हाइब्रिड जो पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली ये एक टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से जब एक बच्चा या एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो सडनली हम लोग अलग तरीके में नहीं लेके जा सकते हैं। सडनली उसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना होता है ताकि उसके मन पे ज़्यादा तनाव ना हो, मानसिक तनाव नहीं तो बढ़ जाता है। ऑनलाइन क्लासेस के वजह से क्या हुआ है, बच्चों के मन पे, शरीर पे डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट एक हुआ है, बट इट वाज अ नीड ऑफ द आवर। वो बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे कि पहले फिजिकल बताती हूँ मैं जी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं फॉर कंसल्टेशन, बिकॉज बच्चे नहीं बोलूँगी, एडोलेसेंट्स आए हैं जी। तो उन लोगों का क्या है, 8, 9, 10 या 9, 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कोचिंग भी करते हैं शाम को। तो दिन को उनका ऑनलाइन क्लासेस होता है, शाम को उनकी कोचिंग होती है, तो बहुत घंटों तक वो लोग रोज़ कंप्यूटर पे या नेट पे वो लोग बिजी रहते हैं। उसके कारण आंखों का प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में। स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम बहुत बढ़ा है, गले का दर्द जी। वो भी बढ़ा है। साथ में ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि खेल कूद एकदम बंद हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गया है, उसके वजह से वजन बढ़ रहा है, घर पे बैठ बैठ के खाना, और वो भी जैसे कि हार्ट के लिए या फिजिकल डेवलपमेंट, विकास जो शारीरिक विकास है उसके लिए काफ़ी खराब रहा है। वो है फिजिकल पार्ट। मानसिक पार्ट जो है उसमें भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि एक तो है कि ऑनलाइन क्लासेस सबके लिए बहुत एक नया कॉन्सेप्ट था जब शुरू हुआ था।
तो उसको पहले तो सीखना पड़ा, टीचर्स को भी काफ़ी हद तक सीखना पड़ा, स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैलेंजिंग एक बड़ा सा चैलेंज रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग सीखे और इसके साथ वो लोग एडजस्ट करना उन लोगों को आ गया। लेकिन फिर भी जिस तरीके से क्लासरूम स्टडीज़ में या जब जैसे कि कॉलेज या स्कूल्स में जैसे बच्चा जाता है खाली पढ़ने के लिए नहीं जाता है, ऑलरेडी पवन जी ने बोला कि वहाँ पे बाकी कुछ भी उनका जो नीड्स होता है वो सब सेटिस्फाई होता है, जैसे कि सोशल स्किल्स डेवलप होता है, बच्चों से मिले, फ्रेंडशिप ग्रो करता है, कैसे एक साथ बातचीत कैसे करना होता है। खेल कूद के बीच ही बहुत सारे बच्चे ऐसे ही डेवलप करते हैं मेंटली और फिजिकली, शारीरिक और मानसिक विकास उनका खेल कूद के जरिए ही होता है। इनफैक्ट मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग में खेल कूद के जरिए ही बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है उस पर हम लोग स्ट्रेस देते हैं। तो वो सब तो बंद हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, खाली ऑनलाइन क्लासेस की वजह से नहीं, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी है, घर पे रहने की भी वजह से है, और घर का जो माहौल है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा है, हम लोगों के पास रिसर्च स्टडीज़ है। तो उस वजह से बच्चों में मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ा है, एंजाइटी बढ़ा है पिछले 7-8 महीनों से। तो साथ में ऑनलाइन क्लासेस का भी जो एक स्ट्रेस है वो भी उनके शरीर और मन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि फिर से स्कूल्स कॉलेजेस खोलने वाली है, और डेफिनेटली वो एक ट्रांजिशन होगा, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना होगा, फिर से वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट करना होता है। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बहुत खुश नहीं भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली क्यों बच्चे खुश नहीं हैं, यहाँ हम लोगों को बोलना है इंटरनेट एडिक्शन के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप यूज़ बहुत ज़रूरी था और है भी, वो कर रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरनेट पे वो लोग बहुत घंटों तक गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो वो लोग एडिक्ट बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट एडिक्शन कोविड-19 महामारी से पहले नहीं था, तब था, बहुत कम था, अब बहुत बढ़ा है। तो अब क्या है कि कहीं ना कहीं अनिवार्य हो गया है। बिल्कुल। तो बच्चों को अब पता है कि एक बार अगर फिर से क्लासेस शुरू हो जाते हैं, क्लासरूम क्लासेस, तो उनका जो स्मार्टफोन है उनके साथ नहीं रहेगा, वो लोग ऑलरेडी एडिक्टेड हो गए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी और वजह से डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, इसीलिए वो लोग, उन लोगों का जो मेंटल स्टेट है वो इतना प्रस्तुत नहीं है कि वो लोग फिर से जाके एक क्लास ज्वाइन करें। इसीलिए मैं हर एक वो पेरेंट को रिक्वेस्ट करूंगी जो घर पे जो बच्चे हैं जो बहुत खुश हो गए हैं कि फिर से स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग एक पैटर्न ऑफ एजुकेशन से दूसरे पैटर्न तक शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं कि बहुत दिनों तक रूम के अंदर ही वो लोग घुसे रहते हैं, हमेशा इंटरनेट पे रहते हैं, कम बातचीत कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, कम सो रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, रात को नहीं सो रहे, तो उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए उनका क्या प्रॉब्लम है ये जानने की कोशिश कीजिए, हो सके तो बातचीत कीजिए और सोल्यूशन ढूंढिए, और अगर ज़रूरत हो तो काउंसलर या मनोचिकित्सक के पास भी जाना पड़ सकता है। जी, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक में उलटफेर हो गई है। इसी बीच आपसे ये प्रश्न भी हम पूछेंगे, या फिर ये प्रश्न पूछना लाजमी है कि जो जिस तरह से आपने कहा कि एक बफर पीरियड, एक ट्रांजिशन पीरियड कि ऑनलाइन एजुकेशन से घर में जिस तरह से करीब 1 साल तक घरों में बंद है बच्चे, उसके बाद अब स्कूलों में जाने लगेंगे फिर से वापस। छोटे छोटे बच्चों के मामले में भी उनके ऊपर स्वास्थ्य के मामलों को लेके, उनके मनोस्थिति के ऊपर ये फियर साइकोसिस किस तरह से डेवलप हो सकता है। कहीं ना कहीं उनको लग सकता है कि एक कोरोना का स्थिति है तो हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर डर रहे हैं बाहर जाने से। दो चीज़ें हो सकती है। एक तो है कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग जिस तरीके से सिखाते हैं वो लोग वही सीखते हैं, तो उन लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पेरेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ और टीचर्स को भी बता रही हूँ कि कोरोना अभी कंट्रोल में है लेकिन गायब नहीं हुआ है। इसीलिए प्रोटोकॉल का मानना बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना या हाथों को सैनिटाइज करके रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जब स्कूल से वापस आए बच्चे तो पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग बच्चों को देना ही होगा कि वापस आने के बाद खुद को कैसे वो लोग साफ रखेंगे, साफ करेंगे, या अपने जो कपड़े हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म हो या कुछ हो, उसको किस तरीके से वो लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि ये बहुत नया है बच्चों के लिए और उन लोगों को इस तरीके से हम लोगों को गाइड करना होगा।
कुछ बच्चे समझ सकते हैं कि कोविड है ही नहीं अभी, इसीलिए तो स्कूल्स खुला है, लेकिन हम लोगों को उनको सिखाना होगा कि कोविड कंट्रोल में है, फिर से एक वेव आ सकती है, इसीलिए हम लोगों को ये प्रोटोकॉल मान के चलना है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि वो लोग ऑलरेडी थोड़ा डरे हुए हैं, वो लोग एक एंजाइटी स्टेट में ऑलरेडी है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग पिछले 8-9 महीनों से जी रहे हैं वो स्वाभाविक नहीं है। तो उनका मानसिक तनाव, उनका एंजाइटी लेवल काफ़ी हद तक अभी तक बढ़ा है। तो इसीलिए उन लोगों को अच्छी तरीके से समझाना होगा, उन लोगों को रिलैक्स करवाना होगा, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए या कुछ ऐसे एक्टिविटी के जरिए, ताकि वो लोग रियलिटी को समझे, वास्तव को समझे, और जो सावधान, जिस तरीके से सावधान रहना है उसको भी समझे, उसका पालन करे, और साथ में केयरफुल तो रहे, सावधान तो रहे, लेकिन डरे हुए ना रहे, क्योंकि डर से पैदा होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ। तो हमें वो थिन लाइन जो वो समझना है और समझाना भी है जी। तो बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य स्थिति को वापस लाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं रामेश्वर शर्मा जी, CRCC असम शिक्षा विभाग से। प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारी है, कितनी प्रस्तुति है, कितना प्रस्तुति हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कई स्कूलों के साथ आप लगातार संपर्क में हैं, संबंध में हैं, तो क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से एक खासा पहल है, चुनौतीपूर्ण है, सकारात्मक है, लेकिन ग्राउंड लेवल प्रस्तुति के बारे में आपसे जानेंगे। धन्यवाद। हम इस अभी 5वीं से पहले तक, 6ठी से लेकर 12वीं तक के हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और 6वीं में जो हम लोगों ने जो तरीका हमने अपनाया है, उस तरीके के, उसी के बल पर सरकार ने सोचा है कि हम छोटे बच्चों को भी स्कूल में लाएंगे। ये है तो चैलेंजिंग काम, क्योंकि छोटे बच्चे, बड़े बच्चों को हम समझा सकते हैं कि आपको दूर रहना है, या उन्हें हम डांट दे सकते हैं। छोटे बच्चे क्या है, आपस में मिल जाते हैं, तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग जॉब है, पर लेकिन हम उसी प्रक्रिया पर जाएंगे। अगर हमें 1 जनवरी से जाने को कहा जाता है जी, तो स्कूलों में हमारे शिक्षक जो है वो मेंटली तैयार हैं। कई जगह तो स्कूल में जो लंबे समय से स्कूल बंद पड़े थे, उन स्कूलों को हम खोल कर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, सफाई हो रही है, जो कि एक दिन में, पिछली बार क्या हुआ था जब हम 6 से ऊपर की क्लास को खोले थे, तब क्या हुआ, स्टार्टिंग में 2-3 दिन का ही समय हमने लिया था, तो अरेंज होने में कुछ समय लग गया। स्टूडेंट जो संख्या उनके आने की थी वो कम आ रही थी। तो ये हमारा विभाग अच्छा है कि पहले से इस बार सूचना दी गई है, तो लोग तैयार हो गए हैं, बच्चों के मन में एक आ गई है कि, और अभिभावक समझ रहे हैं कि बच्चों को स्कूल जाना है, तो एक तैयारी चल रही है। जिस तरह से हम उत्सव मनाते हैं, उत्सव की तैयारी हमारे स्कूल में तो है, बच्चों के लिए, बच्चे तैयार खुश हैं, बच्चे रोज पूछते कब जाना है जी। अभिभावकों के तरफ से जो आशंकाएं हैं, उनको आप किस तरह से एड्रेस करें? अभिभावकों को हमें समझाना होगा। ये हम, चूँकि हम सरकारी स्कूलों में, जब हमारा जो उद्देश्य है, या हम जो इनसे जुड़े हुए हैं सरकारी विद्यालय हैं, और सरकारी विद्यालय के जो अभिभावक होते हैं उनकी सोच थोड़ी सी अलग तरह की होती है, वो जागरूक कम होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस हो जाता है। अभी भी सच कहें तो हमारा अटेंडेंस जो अभी 100% नहीं हो पा रहा है, हम रोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमने शेड्यूल बनाया उस शेड्यूल से भी हमारा अटेंडेंस 40 to 50% ही पहुंच रहा है। हाँ, चूँकि ये चीज़ देखा गया है, गाँव के एरिया जो है, गाँव जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे अटेंडेंस खूब अच्छा है, शहरों में हमें कम हो रहा है। ऐसे कई समस्याएं हैं। इसके कारण क्या हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो थे हमारे, वो एनरोल तो हैं, लेकिन हो सकते हैं वो पेंडेमिक के कारण वो अपने गांव चले गए हों, अपने एरिया में चले गए हों, इसके कारण भी हमारा मेट्रो का अटेंडेंस कम हो रहा है। बल्कि बाकी एरिया अटेंडेंस, जो हमारा रूरल एरिया क्षेत्र है, वहाँ हमारा अटेंडेंस बहुत अच्छा है। तो हम आशा कर रहे हैं कि जब पूर्ण रूप में स्कूल खुल जाएंगे, सब जगह ये सूचना खबरें फैल जाएगी, तो फिर हम स्वाभाविक लौट जाएंगे। और कोरोना तो रहेगी, कोरोना से हमें लड़ना है, और इसी तरह से हमें लड़ना है। केवल बच्चे ही नहीं, हम बड़ों को भी इससे सतर्क रहना है। सावधानी ही कोरोना से बचाव है। चलिए, सरकारी पक्ष की तरफ से भी एक एफर्मेटिव स्टेटमेंट आ चुका है, लेकिन क्योंकि हम बारंबार यहाँ पे संज्ञानात्मक महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग से, चाहे छात्राओं से हो या अभिभावकों से हो या फिर शिक्षकों से हो, हमें उनका पक्ष, उनकी राय, उनकी टिप्पणी, उनकी अभिमत लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय। तो हम गार्जियंस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं शोभन कुमार मेधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। देखते रहिए विश्लेषण।
ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। विश्लेषण में आपका स्वागत है और सीधा सीधा हम रुख करेंगे। शोभन कुमार मेधी जी, प्रेसिडेंट गार्जियंस एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़े हुए। शोभन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम बार बार हम कह रहे हैं कि आपका पक्ष यानी कि अभिभावकों का पक्ष, उनकी तरफ से क्या प्रस्तुति है, मनोस्थिति क्या है, मानसिक प्रस्तुति, शारीरिक प्रस्तुति और लॉजिस्टिक प्रस्तुति कैसा है, आपसे जानेंगे। हम लोग तो बच्चों को बहुत दिन घर में रखा जी, और देखा है एनी टाइम आपको जो उन्हें इंटरनेट में बिजी रहता है अभी जी, वो सिचुएशन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका जो मेंटल जो डेवलपमेंट होगा वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही होता है। जी, तो ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा एडिक्टेड, जैसे मैडम ने बोला, ज़्यादा एडिक्शन जैसे हो गया है परिस्थिति। इस परिस्थिति जितना नॉर्मल हो, जितना जल्दी नॉर्मल हो, वही हमका हिस्सा है कि स्कूल फिर से खुले, बच्चों लोग फिर अपने बच्चे लोग दूसरा बच्चे का साथ मिलजुल कर खेले। तो फिर आपका कहना है कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस बात से डिप्रेस्ड है? हाँ मैडम, ये तो हम लोग बहुत सीरियस है। मैंने अभी स्कूल खुलने से हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, जी, नहीं तो परिस्थिति तो बहुत खराब होती जा रही है। और एक बात है कि हम लोग तो देखते हैं, हमारा पास सब लोग तो ठीक है, हम लोग के पास सबका पास है जी, इंटरनेट का माध्यम है या आपसे मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ है। ऐसे भी बच्चे हैं किसी को ये मोबाइल नहीं है, साधन नहीं है, बिल्कुल, तो क्या होगा, एक एक एक, एक वन पार्ट आप में चला जाएगा, डेवलपमेंट संतुलन बिगड़ जाता है। नहीं, जी, बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए कि आपका जो और फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है वो एक अलग चीज़ है, और जो आपका मोबाइल के जरिए जो होगा तो ये तो आपका टेली नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है। जी, तो एक कोई बच्चा अंदर डेवलप रहेगा, कोई ऊपर उठ जाएगा, वो परिस्थिति से हम लोग को निपटना है जल्दी। जी, मेरा ये राय है कि खुले, अच्छे ढंग से खुले स्कूल, और पूरा सावधानी से जो का तरीका है सेफ्टी मेजर्स का, वो लोग सब करके स्कूल फिर खोलना चाहिए। यहाँ पे एक विशेष स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लॉजिस्टिकल जो तैयारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन कंसिस्टेंटली विदाउट फेल, चूक के बिना आपको हर दिन कोविड प्रोटोकॉल्स को मानना है, क्योंकि बच्चों के मामले में ये और भी सेंसिटिव हो जाता है। तो इसमें अभिभावकों का दायित्व जो है वो सबसे बड़ा है कहीं ना कहीं, और प्रशासन की तरफ से भी, स्कूल अधिकारियों की तरफ से भी दायित्व है। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से, गार्जियन की तरफ से इस बात को लेकर संतुष्टि कितना है कि स्कूल के अधिकारी जो है हर वक्त चौकन्ना रहेंगे? वो तो पूरा स्कूल में भी एडुकेट करना पड़ेगा, फैमिली का भी दायित्व आ जाता है कि वो पूरा एडुकेट करे किस तरीके से चलना है, कैसे मेंटेन करना है हाइजीन। स्कूल में भी सिखाना पड़ेगा, हम लोग को भी सिखाना पड़ेगा, हम लोग पेरेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसको पूरा जो कहीं ना कहीं एक चिंता भी है कि बच्चे हैं, हर वक्त मास्क लगा के टेंडेंसी घूमेंगे, है, मॉनिटरिंग जब स्कूल में जाएंगे तो मिक्सअप होने का एक तो टेंडेंसी रहेगा, हर वक्त मास्क लगा के और घूमेंगे, उसको मॉनिटरिंग हर उसको वक्त। ज़्यादा वो करेगा, मैंने फॉरबिडन करेंगे, मत करो, वो ज़्यादा ये हो जाएगा। जी, जी, वो खराब तो उन चीज़। चीज़ों को गीता मैडम आपसे जानना चाहेंगे, उन चीज़ों को हर वक्त कंसिस्टेंटली आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनमें समझ थोड़ी कम है, या फिर उनमें जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी कम है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आपस में घुलने मिलने का टेंडेंसी भी रहेगा और हर वक्त मास्क लगा के घूमेंगे, तो ये बहुत ही ग्राउंड लेवल में मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या कहेंगे आप? Now that is why I have already told that we should allow students in very small numbers, lesser numbers. Okay, so that the teachers together they can monitor them, and COVID is not over. We are to make them understand the post-COVID एक्चुअली द जो वरी है उसको समझना है, बच्चों को ये समझना चाहिए, पिता माता को और शिक्षकों को, जी, स्कूल अथॉरिटी को भी, बच्चों को। लेकिन सिखाना बहुत मुश्किल है। बहुत दिनों के बाद वो लोग मिलेगा स्कूल में आके, बस एंजॉयमेंट, हाँ, पूरा तो भूल ही जाएगा। ऐसे स्कूल किस लिए आते हैं इसको याद ही नहीं रहते हैं स्कूल आने के बाद में। सो इट विल बी ए बिट डिफिकल्ट, but I know the teachers together will be able to help the students to understand the importance of coming to school, and I hope we will get full cooperation from parents. As the parents representative, he had already told that they are eager to send their wards to school. So we shall work together, and the बच्चों, आजकल का बच्चों बहुत समझदार है, वो लोग समझ जाएंगे
अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, यहाँ पे एक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण पॉइंट का आपने उल्लेख किया कि टीचर स्टूडेंट रेशियो, इस पर हम पवन अग्रवाला जी, आप आई वांट यू टू कम इनटू द डिबेट कि अधिकारी के तौर पे, एक स्कूल अथॉरिटी के तौर पे आपकी जो क्या कहते हैं उसको, तैयारी है या फिर जो दायित्व है, वो किस तरह से आप हर स्कूल उनका दायित्व बनता है कि बच्चे का सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम चाहते हैं हर 10 बच्चे में एक टीचर हो, मैंने इस हिसाब से जितना टीचर है 10:1, तो हम लोग स्टूडेंट को दो शिफ्ट कर देंगे। जी, टीचर स्टूडेंट रेशियो प्रोपोर्शनेट करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। जी, अगर उसको दो डिवाइड करेंगे ग्रुप में, एक वीकली 3 डेज कर सकते हैं हम लोग। जी, बहुत ही सेंसिटिव सा इशू है, क्योंकि यहाँ पे जीवन मरण का रिस्क आ जाता है। किस तरह से इसको दो डिवाइड करना है ग्रुप को, जैसे अपने ग्रुप से ऑलरेडी 40 स्टूडेंट के 20 करके। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि भारत के दूसरे प्रांतों में, दूसरे राज्यों में जैसे ही स्कूल खोले गए, कोविड के नए केसेस बच्चों में भी पाए गए, तो कहीं ना कहीं डर सा है। पूरा ध्यान रखेंगे हम लोग, जो भी SOP है गवर्नमेंट के वो फॉलो। जी, रत्ना सिंह जी, आपसे हम लेंगे, आपकी टिप्पणी लेंगे। दूसरे राज्यों में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, असम में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन रिस्क तो है, क्या कहें? रिस्क बहुत है, क्योंकि देखिए अभी जैसे हम लोगों ने मनोचिकित्सक की बात की है कि मेंटालिटी, बच्चों का एटीट्यूड, बच्चों जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चे हर चीज़ सीखते हैं। डेफिनेटली अभी हम पेंडेमिक पीरियड में जो हमारा जो अभी खुलने से पहले जो सिनेरियो था, जो सिचुएशन थी, वो अभी टोटली डिफरेंट होगी। अब बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स बच्चों को एक विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ पेरेंट्स, अभिभावक बच्चों को स्कूल भेज देंगे। आज क्लास 6 से बच्चों गवर्नमेंट ने एक ट्रायल किया था और सक्सेस भी हुआ। उसी ट्रायल को मद्देनजर रखते हुए हम आगे की प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं। लेकिन बात है, जब हम छोटे क्लास के बच्चों को स्कूल में भेज देंगे, ट्रस्ट के साथ भेज देंगे, और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन यदि उस ट्रस्ट को तोड़ देती है, क्योंकि देखिए नॉर्मल, आज मैं भी स्कूल चला चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि जब स्कूल चलता है ना, तो बहुत सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि बच्चे क्लासरूम में गिर गए, फिर पेरेंट्स भी आके टीचर्स को बोलते हैं, पेरेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं कैसे हो गया। लेकिन यहाँ सिचुएशन, अब पेरेंट्स बहुत, जानते हो, बहुत कॉशियस हैं। वो बच्चों को सैनिटाइजर दे के भेजेंगे। आज क्लास 1 का बच्चा के बैग में भी सैनिटाइजर होगा। अब वो बच्चा सैनिटाइजर को कैसे यूज कर रहा है, कहीं वो खा तो नहीं रहा है, कहीं टिफिन में लग गया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, तो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग जो टीचर्स की होंगी, जो ड्यूटी होंगे, जो फ्लोर बियरर्स होंगे, जो कि आयाज होंगी, जो बाइडोज होंगी, उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। क्योंकि हम तो कोविड के डर से बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आज हम कोविड के बाद बच्चों को सुचारू लाइफ में लाने के लिए, हम बच्चों के मेंटल स्थिति को ठीक करने के लिए हम भेज रहे हैं। लेकिन यदि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कॉशियस नहीं रहा, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि बाद में मैं वरी कर रही हूं कि कहीं स्कूल के ऊपर ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि क्वेश्चन मार्क लगने वाली स्थिति भी आ जाए। ये बहुत केयरफुल होने वाली बात है, क्योंकि मैं एक एम्पैथेटिक भावना से मैं सोच रही हूँ कि बच्चा तो जाएगा, उसके पेरेंट्स उसको सैनिटाइजर देके भेजेंगे, बहुत कुछ भेजेंगे, लेकिन बच्चा कैसे यूज कर रहा है, बच्चा कैसे नहीं यूज कर रहा है, ये पेरेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। सेकेंडली, मैं ये बहुत चाहूंगी कि 8 मंथ्स हो गया, हम बच्चों को पैक करके रखे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ये वो। थोड़ा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, और टीचर्स और प्रिंसिपल से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ना थोड़ा वेंटिलेट होने का मौका दीजिए। वो बहुत ही कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर में, आज तो किसी के घर में 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, पर आज जो हमारी स्थिति, हम फ्लैट्स में रहते हैं, बच्चे 4 रूम 3 रूम में, दे वर जस्ट एक छोटे से रूम में, वो लोग कहते हैं कि हम दड़बे वाली साइज में बच्चों को बंद करके रखा गया, निकलने का मौका नहीं दिया गया। और जब पेंडेमिक थोड़ी हल्की भी हुई थी, तो कहा गया था कि 10-12 साल के बच्चे ही ऊपर वाले बच्चे बाहर जाएंगे। तो 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनको वेंटिलेशन का मौका देना पड़ेगा। थोड़ा गेम्स ज़्यादा करके, प्रोटोकॉल मेंटेन करके गेम्स कराइए, थोड़े बच्चों को दूर से ही सोशलाइजिंग करवाइए, योगा क्लासेस करवाइए। ये सारी चीज़ें, पढ़ाई तो होती रहेंगी, क्योंकि आज देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जान है तो जहान है। यदि हम जिंदा हैं तो सब कुछ हमें मिलेगा। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुतों का इकोनॉमिक्स, हम कितनी GDP की बात कर लेते हैं, लेकिन मैं मिनिमल लेवल पे बात कर रही हूँ कि एक बच्चा यूनिट, एक हमारा सोसाइटी का बहुत
बहुत प्यारा यूनिट है, उसके बारे में सोचिए, उसको वेंटिलेशन का मौका दीजिए, उसको टाइट एक सिचुएशन में मत डालिए कि ये करो, ये मत करो, ये करो, वो पागल हो जाएगा। क्योंकि 7-8 मंथ्स बच्चे ने घर में जो झेला है, जैसे संगीता बाइडो ने कहा कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का पीरियड उसने देखा है, उसने अपने पेरेंट्स का जो बोलते हैं ना कि ले ऑफ पीरियड उसने बच्चों को देखा है, उसने इकोनॉमिक क्राइसिस अपने घरों में देखा है। तो उन बच्चों को हमें ऐसा माहौल देना है कि बेटा बेटी आप लोग के लिए हम लोग हैं, ये स्कूल किन के लिए है, ये स्कूल तो बच्चों के लिए है, ये स्कूल अभिभावकों के लिए है और ट्रस्ट के साथ चलता है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स को मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि नतमस्तक, सैल्यूट टू द टीचर्स। आप लोगों ने ये पेंडेमिक जैसे आप लोगों ने कंट्रोल किया है, बच्चों को पढ़ाकर, बहुत सारे टीचर्स स्मार्टफोन नहीं जानते थे कैसे ऑपरेट करना है, वो लोग लैपटॉप यूज करना नहीं जानते थे, विद इन 1 मंथ उन लोगों ने सीखा है बच्चों को पढ़ाना। मैं तो नमस्कार करूंगी हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी और शिक्षकों की तरफ से भी काफी था। बहुत मैं नमस्कार करना चाहूंगी कि मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, फिर प्रिंसिपल बनी। मैं टीचर्स को नमस्कार करूंगी कि आप लोग समाज बनाते हैं और आप लोगों ने जितना मेहनत किया, प्रिंसिपल्स लोगों ने जितना मेहनत किया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि ये 7 महीने हमारे बच्चे पढ़ाई के ट्रैक पे रहे, चाहे कम चाहे ज्यादा, लेकिन आप लोगों ने मेहनत किया। मैं सोचती हूँ कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और सारे चैलेंजेस को, जैसे सरकार भी हमारे साथ सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रही है, हम सोचते हैं कि अभिभावक, टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हम सबको मिलकर अपने एक फ्यूचर को, जो हमारे बच्चे यूनिट है, जो कण है समाज के, उनको आगे ले जाइए, उनमें एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा भरिए और हमारा समाज सचमुच सकारात्मक पॉजिटिविटी को आपने ढाल बनाने की आपने बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में साइकोलॉजिकल क्वोशंट, वापस संगीता दत्त जी आपके ओर हम रुख करना चाहेंगे। ऐसे भी बच्चे हैं जो इस बात के पक्ष में नहीं है, ऐसे भी पेरेंट्स भी है, अभिभावक भी है जो परिपंथी है इस नए चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन एक तर्क ये भी रखा जा रहा है, अगर क्योंकि अब सामान्य जनजीवन वापस लौट आया है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात कही जा रही है, लोग होटलों में, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, तो एक तर्क ये भी रखा गया है कि अगर बच्चे, कॉलेज लेवल के बच्चे, क्योंकि 1 दिसंबर 15 तारीख के बाद हॉस्टल्स भी खुलने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस बात को नकारात्मक तरीके से इसका संज्ञान ले रहे हैं, तो ऐसे में एक तर्क रखा जा रहा है कि अगर लोग बाहर जा सकते हैं, बाजारों में घूम सकते हैं, होटलों रेस्टोरेंट्स में घूम सकते हैं, तो फिर स्कूलों में या फिर हॉस्टल्स में क्यों नहीं? क्या कहेंगे? बिल्कुल साइकोलॉजिकल क्वोशंट बिल्कुल जा सकते हैं, बट जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो लोग बहुत खुश है कि फिर से एक नॉर्मल जिंदगी उनको मिलने वाली है, मेजॉरिटी को। और स्कूल कॉलेजेस जाना तो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की ही एक अंग है तो लेकिन जो बच्चे, खाली 2 तरह की बच्चे हैं, जो बच्चे अभी इंटरनेट ओवर यूज कर रहे हैं, जैसे खाली पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा गेम खेल रहे हैं और गेम्स आर हाईली एडिक्टिव, गेम खेल रहे हैं या यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों को लगता है, और ये सच भी है, कि अभी तो कैसे छूटेगा ये जो एक नया हैबिट हो गया है, नया अभ्यास हो गया है, तो उनको काफी एंजाइटी हो रहा है ये सोच के कि अभी स्कूल अगर खुल जाती है तो मुझे वापस जाना है और ये मैं कैसे छोड़ूंगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे खेल के, ये तो यूज करके बहुत अच्छा लगता है। तो इंटरनेट एडिक्शन का अलग ट्रीटमेंट होता है। मैं ट्रीटमेंट खाली जैसे कि काउंसलर या साइकाट्रिस्ट देंगे ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा जागरूकता पेरेंट्स में भी हो, टीचर्स में भी हो, तो अलग उन लोगों, अगर बच्चों को हम लोग एक जैसे कि डेली रूटीन बना सके उनके साथ, योगा उसमें जैसे कि अभी मैडम ने बताया, योगा इंक्लूडेड हो, फिजिकल एक्सरसाइज इंक्लूडेड हो, और इंटरनेट एडिक्शन इसीलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षित करता है बच्चों को। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल जिंदगी में ऐसे कुछ एक्टिविटीज भर दे, खाली पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, खेल कूद, योगा, मेडिटेशन या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, म्यूजिक, हाँ, डांस, ड्रामा या स्टोरी टेलिंग छोटे बच्चों के लिए, तो बच्चे जैसे कि स्टोरी टेलिंग की तरफ या म्यूजिक की तरफ या ऐसे एक्टिविटीज की तरफ भी उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। अब डिपेंड करता है इंटरनेट ज़्यादा अट्रैक्टिव है या बाकी एक्टिविटीज ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसीलिए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है
कि खाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बच्चों में वो आकर्षण क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल जाएंगे तो ये भी खाली पढ़ाई नहीं होगा, ये भी मुझे मिलने वाला है, वो भी मुझे मिलने वाला है, जो इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी, और वो कुछ बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चे ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा, उसके लिए काउंसलिंग या साइकेट्रिक कंसल्टेशन भी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन वो एक माइनॉरिटी केसेस में है। जी, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी मे बी जो एक महामारी है उसके दौरान पिछले 7-8 महीनों में वो लोग डिप्रेस्ड हो गए हैं, डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं, चाइल्डहुड डिप्रेशन बोलते हैं, चाइल्डहुड एंजाइटी बोलते हैं। और उसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जैसे कि बच्चा खाने पीने में उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, वो ठीक तरीके से सो नहीं पा रहा है, वो डरा सा रहता है, डरा सा रहता है, उनको कुछ भी जो बच्चों को नॉर्मली इंटरेस्टिंग लगता है या पहले उसको इंटरेस्टिंग लगता था, उन सब से वो हट गया है। इंडिफरेंस है, अकेले कमरे में बंद रहता है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, रोता रहता है, डरा हुआ रहता है। ऐसे जैसे कि बिहेवियरल चेंज अगर पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, सॉल्यूशंस ढूंढा है प्रॉब्लम्स का, फिर भी बच्चा नहीं ठीक हो रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा है, तब लेकिन ट्रीटमेंट, काउंसलिंग या दवा भी ज़रूरी हो सकता है, वो भी एक माइनॉरिटी ऑफ केसेस में। और एक चीज़ है, हमें ये ध्यान में रखना है, इंटरनेट एडिक्शन हो, चाइल्डहुड डिप्रेशन हो, चाइल्डहुड एंजाइटी हो, ये खाली पैंडेमिक के वजह से ही है, ऐसा भी सच नहीं है। हाँ, ये सब जो डिसऑर्डर्स है ये पैंडेमिक के दौरान काफ़ी हद तक बढ़ा है, लेकिन पैंडेमिक से पहले भी एडिक्शन था, कुछ हद तक चाइल्डहुड डिप्रेशन, एंजाइटी भी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे पहले से ही उनका जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं था, जो पैंडेमिक के दौरान काफ़ी हद तक बढ़ा है। इसीलिए हम लोगों को एक विश्लेषण करना है कि किस वजह से बच्चा डिप्रेस्ड है। खाली पैंडेमिक नहीं भी हो सकता है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, या कुछ और ही चाइल्डहुड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है उस बच्चे में पैंडेमिक से पहले भी। कुछ मैंने एग्जांपल्स दिया, तो वो कारण जानना और उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और अभी बताया एक पैनलिस्ट ने कि टीचर्स ने बहुत कोशिश किया, बहुत हार्डवर्क किया। हाँ, मैं सहमत हूँ, साथ में पेरेंट्स ने भी काफ़ी हद तक हार्डवर्क किया, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारी मैंने जैसे कि मदर्स से मैं मिली हूँ जिनको कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं था, जिनको स्मार्टफोन चलाना आता ही नहीं था, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ उन लोगों ने भी काफ़ी हार्डवर्क करके सीखा है, कोप किया है, एडजस्ट किया है। इन्वॉल्वमेंट और इंडल्जेंस लेवल सैल्यूट करना चाहूंगी। जी, काफ़ी कमाल का रहा है। पवन अग्रवाला जी, ये तो हो गए इंटरनेट एडिक्शन की बात। हालांकि डिजिटलाइजेशन इज़ अ बून, लेकिन ऐसे में अगर हम एडिक्शन तो है, लेकिन अगर हम सिर्फ शिक्षा प्रणाली की बात करें, जैसे कि दूसरे पैनलिस्टों ने भी इस बात को गौर किया है और उल्लेख भी किया है, अगर शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें, उस पर अगर हम सिमटे, तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन तक ही सीमित रहना, क्योंकि जो लोग ये तर्क दे रहे हैं उनका कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासरूम और फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समाज के हर वर्ग तक ऑनलाइन एजुकेशन नंबर 1 पहुंच पाना, और दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन में सिमटी रहना, इसके वजह से कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज भी आ सकते हैं। और वो ना करके हाइब्रिड एजुकेशन, यानी कि क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन एजुकेशन के बीच एक संतुलित मात्रा में एक बैलेंस स्ट्राइक करना कितना महत्वपूर्ण है, एक सामाजिक विश्लेषक के तौर पे और एक प्रशिक्षक के तौर पे। पवन जी। कंकना जी, मैं एक पहले डाटा बताता हूँ कि मुझे जो 1 जनवरी से खुल रहे स्कूल, यूनेस्को डाटा है जो वर्ल्ड में 100 करोड़ बच्चे जो आज घर में बैठे हैं, उसमें 50 करोड़ बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो उनको एफोर्ड नहीं कर पा रहे, या उनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट नहीं है, या उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो वो लोग तो अभी 6 महीना कुछ एक्सेस कर नहीं पाए। तो उन बच्चे के लिए मैं सोचता हूँ वो बच्चे आज पढ़ पाएंगे इक्वली, जिसके पास घर में 5G कनेक्शन या 4G वो तो कर रहे थे। सो उनकी तरफ भी अब ध्यान देना पड़ेगा, हर बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं, कि मेरा कंप्यूटर बिजनेस है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आपके पुराना कोई फ़ोन है मुझे दे दीजिए, कोई बोले पुराना लैपटॉप, काफ़ी लोग गिफ्ट भी किया है पुराना अपने फ़ोन्स, टैबलेट, तो ये काफ़ी सोसाइटी बाहर में भी किया है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी बच्चे 8 महीना दे डोंट हैव कंप्यूटर और न इंटरनेट। इस पर शोभन जी और थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे?
ये तो हम लोग का तो बिलो प्रॉपर्टी लाइन तो बहुत बहुत लड़का लड़के बहुत फैमिली है बिलो प्रॉपर्टी लाइन का। इससे तो आता है कि गांव तो एरिया उनकी में तरफ से मिस हो गया है जी तो बहुत 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 हद तक मिस किया है उन लोग। जी। उन लोग को खाली घर में आपका जो है ये खेल कूद में ही बिजी है जी। इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता जी। है और आपका नेटवर्क भी बहुत खराब है, कनेक्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शिक्षा का 50% प्रवाह जो है कंटिन्यूटी नहीं जैसे है। Worldwide शर्मा जी ने कहा था लेकिन कि मैं मेट्रो संगीता में- मैम से एक बात जानना चाहूँगा कि ये जब मास्क पहनना कितना कितना देर तक एक मास्क पहनने से आपका सेफ रहता है? हरदम पहनने से बिल्कुल प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल। वहाँ मैं एक छोटी सी बात यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि एक तो जो बड़े बच्चे हैं या एडोलेसेंट्स हैं उनको तो समझ में आ जाएगी कि मास्क पहनना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। बिल्कुल। छोटे बच्चों को इतना समझ नहीं है तो लेकिन छोटे बच्चों में एक पॉजिटिव बात है, वो है वो लोग बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, रिजिलियंट रहते हैं और वो लोग हैबिट्स डेवलप करते हैं जल्दी। तो इसीलिए जैसे कि स्कूल जाने से पहले उनको पता चलता है कि यूनिफॉर्म पहन के ही mandate जाना ये है, है जी। तो अगर यूनिफॉर्म का ही एक हिस्सा बना के उसको मास्क को पहनाया जाए जी। तो वो लोग पिकअप करेंगे बहुत जल्द। हाँ, तो वो जो लोग नहीं समझते हैं उसको उनका एक हैबिट बना के हैबिट डेवलप करना है, हैबिट कि ये पहन के जाना है। जैसे कि जूते पहनना है वैसे उसी तरीके मास्क से भी मास्क पहनना पहनना है। है जी, जी। जब तक वो जरूरी हो, वो बहुत जरूरी है। ये बहुत और जैसे कि interesting सा अभी भी- tip है। जी, एग्जैक्टली जी। वो हैबिट बहुत जल्द डेवलप हो जाता है जी। और इनफैक्ट एडल्ट्स में भी ऐसा होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगी। शुरुआत में हम लोग जब मास्क पहनते थे तो कॉन्शियसली पहनते थे कि ये अभी बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाना है। जी। आजकल घर पहुंच जाते हैं मास्क खुलता नहीं ये है habit तो वो हो गया पहने ही रहते हैं, तो वो ये हैबिट habit बन हो चुका गई है। कहीं ना कहीं फैशन ट्रेंड भी बनता जा रहा है। एक फैशन ट्रेंड, हाँ जी। बिल्कुल। और जब हम घर से निकलते हैं तो यूं लगता है जैसे मास्क भूल गए ना, तो कुछ भूल गए, कुछ जी, भूल गए जी, हैं, पवन जैसे जी, कि- जी। जैसे कि अच्छी साड़ी पहन के नहीं Yes, घूम रहे हैं, बिना ऐसा लगता है pressure जी, आजकल। पवन जी एक तो point वो कहना है। चाह रहे हैं। और जी। एक चीज है कि हाँ, पवन जी ने अभी बोला कि 50% ऑफ पीपल, 50% ऑफ सच स्टूडेंट्स उनका एक्सेस ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है या टैबलेट नहीं है या फोन नहीं है। ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स के बारे में हम लोगों को पता है कि शुरुआत में जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तब ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, असम में हुआ है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हुआ है कि बच्चे सुसाइड Suicides कर रहे थे जी, जी, क्योंकि उनको लगता था कि हम लोगों के पास वो नहीं है जो सब लोगों के पास है, सब बच्चों के पास है, तो हम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, जीने की कोई इच्छा नहीं है। वो जी, डिप्रेशन की वजह से जी, है। जी। जो इक्वालिटी है बच्चों में वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है और राइट टू एजुकेशन हर एक बच्चे का होना चाहिए। जी। बीच में एक अद्भुत परिस्थिति के वजह से ऐसा हुआ जो एक अनइक्वल स्टेट आ गया। जी। फिर से अच्छी खबर ये है कि स्कूल्स खुलने वाली है, जो कोई भी हो बिलो पॉवर्टी नहीं लाइन नहीं, हो, क्योंकि आपने सब राइट लोग टू जाने वाले हैं एजुकेशन, फिर से राइट टू स्कूल। एजुकेशन और इक्वालिटी बिल्कुल। क्वेश्चन के बारे में आपने उल्लेख किया, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से मेरा क्वेश्चन जी जी जैसे अभी बताया था हाइब्रिड एजुकेशन। जी। मैं जो बोलता हूँ जो ऑनलाइन एजुकेशन, मैं तो ऑनलाइन में हूँ बहुत साल से। जी। आई मीन IT for 30 years। जी। ऑनलाइन एजुकेशन एक जुगाड़ है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं फिजिकली वाइफ के साथ जाते हैं तो यू फील समथिंग, एक बच्चे के साथ जाते हैं वो भी होते हैं। आप ऑनलाइन बुक्स में खरीदता हूँ, किंडल से फिजिकल बुक्स खरीदता हूँ। सो ऑनलाइन एक जुगाड़ था, पर ऑनलाइन ऑफलाइन रहेगा ही। और ऑनलाइन जिसको सब हम लोग कहीं हर वर्ड से करना है, जी मुझे पवन पसंद जी, नहीं है। इस बात को और ज्यादा अच्छी तरह से आप महसूस करेंगे क्योंकि दर्शकों को भी बता दें कि पवन जी वर्चुअल रियलिटी डेटा मिशन कभी के भी, ओनर पवन भी जी, है। मेरा जो जी, मानना है जी। वर्चुअल रियलिटी कभी भी रियलिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ह्यूमन को कभी बीट नहीं कर तो सकते। एग्जैक्टली, तो वर्चुअल रियलिटी प्रशासन की तरफ से है, इस बात एक को एडवांटेज है। इक्वालिटी, राइट टू Exactly, जुगाड़ इक्वालिटी, है। राइट टू एजुकेशन और जो इक्वालिटी क्वेश्चन के बारे में उल्लेख किया गया है बार बार, क्योंकि समाज के हर वर्ग के लोगों के पास, बच्चों के पास, अभिभावकों के पास इन चीज़ों का पहुंचना अभी, क्योंकि हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये अभी तक हमारे राज्य में जी। हम तो ये आशा कर रहे थे कि जो हमारे BPL के बिलो पॉवर्टी लाइन है, जी। उन्हें हमारी सरकार अगर एक मोबाइल फ़ोन दे दे तो ये जी। हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ राज्यों में मिला है। जी। तो हम तो आशा करेंगे कि हमारे डायनामिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में फाइनेंस भी है, तो ये काम करते हैं तो इक्वलिटी इजीली हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। जी जी हम एक बात कोरोना को इसलिए चलिए, इस धन्यवाद मंच देना से चाहते एक हैं, अपील पेंडेमिक लगाई को। जा रही है, गुहार लगाया जा रहा है। जी पेंडेमिक आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हमने टेलीफोन से
उनके क्वेश्चन समाधान करने का बहुत समस्या बढ़िया चीज़। व्यवस्था की हुई है। हमारे पास एक टेलीफोन नंबर है, बच्चे वहाँ फ़ोन करते हैं और ये प्राइमरी लेवल तक के लिए, खाली ऊपर क्लासेस में आपने सुना होगा कि अब समस्याओं का समाधान के लिए जो उनके कोर्स समझ में नहीं आते हैं उनके लिए बड़े बच्चों के लिए आपने सुना था जी। लेकिन हमने छोटे बच्चों के लिए भी किया है जो एलिमेंट्री लेवल तक हैं। ये आपके लिए काफी और इन्फॉर्मेटिव हमारे और ये हम लोग हर स्कूल में उसका हमने टेलीफोन जो नंबर है उस नंबर को हमने साझा कर दिया है और इसके जरिए बच्चे फ़ोन करके अपने प्रश्नों का समाधान कर लेते हैं। हम ज्ञान वृक्ष जो चल रहा है हमारा ये है, फिर भी हम पहुंच नहीं पाए हैं, ये तो इसमें तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां की कुछ भी नहीं है, वो पहाड़ पर चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ न इंटरनेट है न कुछ है। वो मतलब मैं खुद एक चित्र का काम कर चुका हूँ। प्रयास कांस्टेंट रहे। प्रयास ये इसीलिए आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। हम पेंडेमिक से पहले, मार्च से पहले कभी हमने नहीं सोचा था कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे और इतने कम समय में बहुत तेजी से। अभी एक आपको बताता हूँ कि हमारा जो एक दीक्षा एक हमारा ऐप है, उस ऐप में सारी चीज़ों को हमने वीडियोस बना करके दिए हैं और इस वीडियोस को अब ऐसा नहीं कि स्कूल खुलते ही हम इसे बंद कर देंगे, इस काम को हम और तेज लेके जा रहे हैं। कंटिन्यू जी, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रयास सरकार की तरफ से भी प्रयास कंसिस्टेंट और समाज सहयोग करे, समाज के साथ हम रहे तो हमारा जी अंत में क्लोजर स्टेटमेंट हम गीता मैडम से लेना चाहेंगे कि जैसा कि हम सब ने इस बात को माना है यहाँ पे इस मंच पे कि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद इस मिशन को एक मिशन मोड में वापस पटरी में लेके जाना, एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा के क्षेत्र को, इस मंच से आप कैसी वार्ता प्रेरित करना चाहेंगे और छात्राओं को और अभिभावकों को की तरफ से उनके तरफ आपकी क्या मैसेज होगी इस मंच से? और एंड में क्लोजर कमेंट बहुत ही Now, actually, the guardian representative is also here. जी, Guardians, if they do monitor in the morning hours, that the students do some amount of yoga, meditation at home, at least for half an hour, Mental physical exercise and this meditation will certainly help them. In our school, we have around 2,600 students, and till now, I'm not getting a single complaint, serious type of complaint from anyone, from any parent. In the morning, early morning, it is mandatory, compulsory for the physical education teachers, yoga teachers to see that all the students are doing the physical exercise, yoga regularly. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोजिंग कमेंट जी, Then in the evening hours, the hobby Evening classes, music, art and library class. जी, And during daytime, the regular curricular transition. That is why the balance, some amount of balance. done. बहुत ही बेहतरीन और सजेशन आया है। कंगना, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लॉकडाउन जो था और कोविड था, ये हमने कभी सोचा नहीं था ये महामारी आएगी। और लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार ने जो दिया है, ये हमें प्रिपेयर करने के लिए दिया, क्योंकि हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, जो हमारी व्यवस्था थी, वो रेडी नहीं थी। आज आप देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या करोड़ों में, पर हमारे जो आप मोर्टेलिटी रेट्स देखेंगे और पेशेंट्स के जो नंबर्स देखेंगे बहुत कम है, क्योंकि हम लोगों ने, हमारी जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन ने बड़े प्यार से इस चीज को संभाला, समझा और इसको माना है। इसी के वजह से आज भारत में कोविड इतना सक्सेस नहीं है और खत्म होने के कागार पे है। रिकवरी रेट्स बहुत अच्छे हैं और मैं हैट्स ऑफ करूंगी मोदी जी का कि आपने ये लॉकडाउन देकर हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना ने हमें सिखाया है कि संयम क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है और पॉजिटिविटी क्या होती है। यदि हम सकारात्मक रहें तो हर युद्ध को जीत सकेंगे, हर चैलेंजेस को जीत सकेंगे, यही मेरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारे के सारे पैनलिस्टों को इस बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्पर्यपूर्ण विषय पर विश्लेषण के लिए। हम यही चाहते हैं इस मंच से ये वार्ता प्रेरित हो कि साधारण जनजीवन सामान्य हो और शिक्षा का जो प्रवाह है वो अविराम अटूट रहे। इस मंशा से, विश्लेषण की इस मंच से आज हम विदा लेंगे। अगले बुधवार को एक और महत्वपूर्ण विषय को लेके हम वापस लौटेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। नमस्कार, शुभ रात्रि।